दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर साइबर क्राइम को लेकर झारखंड पुलिस ने जारी किया अलर्ट। साइबर अपराधी अब फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के जरिए भी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। लगातार आ रहे मामलों को देखते हुए अब झारखंड पुलिस की ओर से ट्विटर और सोशल मीडिया पर फिंगरप्रिंट्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने अपील की है कि वे संदिग्ध या अनधिकृत साइटों पर फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन न करें। झारखंड आंदोलनकारियों की पेंशन के लिए सरकार ने जारी किए 14 करोड़ रुपए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार झारखंड के आंदोलनकारियों की पेंशन के लिए 14.14 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसको लेकर प्रधान सचिव ने गढ़वा, साहिबगंज, चतरा और खूंटी जिले को छोड़कर बाकी अन्य जिलों के डीसी को पत्र लिखा है। प्रधान सचिव ने पत्र में लिखा है कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में अपना योगदान देने वाले आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को पेंशन के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 4.14 करोड़ रुपया आवंटित की जाती है। झारखंड में तेजी से बढ़ रही है ठंड, न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। पूरे झारखंड में तेजी से ठंड बढ़ रही है। सर्द हवाओं के साथ लगातार मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में मौसम में तेजी से बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार निचली बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है। इसके चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। कानूनी पेच में उलझा झारखंड नगर निकाय चुनाव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कब होगा कहना मुश्किल है। चुनाव घोषणा होने के ठीक पहले आरक्षण का मामला विवाद में फंस गया है। झारखंड हाईकोर्ट में आदिवासी संगठनों ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका स्वीकार होने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने को कहा है। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा मानदेय। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को चिट्ठी भेजकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। सभी शिक्षकों को जनवरी से ई विद्या वाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही वेतन दिया जाएगा। शिक्षक के जिस दिन की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी में दर्ज नहीं होगी, उस दिन उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। उस दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग की इस संबंध में जारी चिट्ठी पर शिक्षक संघ ने आपत्ति जताई। कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने से शिक्षक नहीं भाग रहे हैं, लेकिन जो तकनीकी खामियां इस ऐप में है उसे दूर किए बिना इस तरह का निर्देश उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे अनाज। मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र इस बात को सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दौरान जस्टिस M.R. शाह और हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या के साथ एक नया चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून यानी NFSA के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। भारत सरकार ने कोविड के दौरान लोगों को खाद्यान्न दिया है। साथ ही हमें यह देखना होगा कि यह सिलसिला चलता रहे। यह हमारी संस्कृति है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी खाली पेट न सोए। बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कोविड और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को हुई परेशानियों पर सुनवाई हो रही थी। झारखंड के 56 स्कूलों को CBSE से मान्यता दिलाने के लिए JEPC ने भेजा प्रस्ताव। झारखंड के 24 जिले में बन रहा जिला स्तरीय मॉडल विद्यालय, जिसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहा गया है, को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE से मान्यता मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिलों में कुल 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। इनमें 24 जिलों को CBSE से पहले ही औपचारिक मान्यता मिल चुकी है। अब बचे हुए 56 स्कूलों के मान्यता के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी JEPC ने CBSE को प्रस्ताव भेज दिया है।
अब सीबीएसई की ओर से विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मोबाइल ऐप लॉन्च, लाइव देख सकेंगे अदालत की कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने मोबाइल एप्लीकेशन का एंड्रॉयड वर्जन 2.0 लॉन्च किया, जो कानूनी अधिकारियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को अदालती कार्यवाही को वास्तविक समय में देखने की सुविधा देगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि iOS संस्करण एक सप्ताह बाद उपलब्ध होगा। CGI ने कहा, मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड 2.0 उपलब्ध है। वकीलों और अधिवक्ताओं के अलावा आवेदन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी कानून अधिकारी और नोडल अधिकारी अदालती कार्यवाही को लाइव देख सकते हैं। देश में कोरोना के मिले 166 नए मामले। 7 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 166 नए मामले सामने आए। इससे पहले 6 दिसंबर को 165 नए मामले सामने आए थे, जबकि 5 दिसंबर को 226 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर को 1046 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। खबरों को माने तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं सरकार ने पिछले दिनों हुई 2 मौतों के आंकड़ों को भी बुधवार को साझा किया है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 251 बताई गई है। देखा जाए तो इस समय कर्नाटक में सबसे अधिक 1618 मामले सक्रिय हैं, केरल में 1520, महाराष्ट्र में 273, उत्तर प्रदेश में 107 और गुजरात में 187 मामले अभी भी सक्रिय हैं। केंद्रीय विद्यालय में 10,000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 13,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। केंद्रीय विद्यालय ने इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की घोषणा की है। KVS में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवार 26 दिसंबर 2022 तक इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। खबरों को माने तो KVS में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर और हेड मास्टर के कुल 13,404 पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक और अधिकारी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास से लेकर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। देश की अदालतों में पेंडिंग केस की फाइलों का अंबार करोड़ों में है संख्या। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कुछ महीनों में 5 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है। लंबित मामलों के मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कमी आने की संभावना है, लेकिन असली चुनौती निचली अदालतों में है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की उपस्थिति में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। उन्होंने निचली अदालतों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का मुद्दा उठाया। कुछ महीने पहले तक लंबित मामलों की संख्या 4.83 करोड़ आंकी गई थी। उन्होंने कहा, जब हम संख्याएं लेते हैं तो मैं अड़चन के बारे में विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं। यह 5 करोड़ मामले लंबित होने की ओर बढ़ रहा है, यह बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उन्हें संसद और अन्य जगहों पर लंबित मामलों पर जवाब देना है। फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट निष्पक्ष चुनाव के लिए बन रहे चुनौती। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं और ये सभी चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए एक आम चुनौती बनते जा रहे हैं। दरअसल CEC राजीव कुमार ने यह बात दिल्ली में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारत की परंपराओं में गहराई से निहित है। उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी चुनाव कराने के लिए एक मजबूत चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। इसके लिए 1 करोड़ से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हर चरण में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस दौरान कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को संभावित रूप से प्रभावित करने वाले फर्जी सोशल मीडिया नैरेटिव का अधिकांश चुनाव प्रबंधन निकायों के लिए एक आम चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। महंगाई पर आरबीआई का वार, फिर बढ़ाई ब्याज की दरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में लगातार 5वीं बार नीतिगत ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। एमपीसी मेंबर्स ने इस बार नीतिगत दरों में 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, जिसके बाद रेपो रेट 6.25% पर आ गई है। 35 बेसिस पॉइंट के लिए 6 में से 5 मेंबर्स ने वोट किया। इस साल आरबीआई 2.25% तक ब्याज दरों में इजाफा कर चुका है। स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग रेट में भी 35 आधार अंकों का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दोनों बढ़कर 6% और 6.5% हो गई है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार अगले 12 महीनों में महंगाई 4% से ऊपर रहने की संभावना है। जहां एक और आरबीआई एमपीसी ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी अनुमान को कम कर दिया है, वहीं दूसरी ओर महंगाई के अनुमान में कोई छेड़छाड़ नहीं की है।